वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्लास 7 की हमारी ये बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, और इसके चैप्टर नंबर 1 पे ऑन इक्वालिटी को हमने समझा। इसको हमने 8 लेक्चर्स में पूरे अच्छे से समझने की कोशिश की। आज हमारा इसका 9th लेक्चर है, जहां पर हम इसके क्वेश्चंस और आंसर्स जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, क्योंकि हमने बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से इस चैप्टर को समझा। एक एक शब्द को हम समझ के चले हैं, तो आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या बताना चाह रहा है। और उसी हिसाब से हमारे क्वेश्चंस और आंसर्स भी यहाँ पर सेट किए गए हैं, जो कि आपने अगर कोशिश की होगी तो आप उन्हें सॉल्व कर पाए होंगे। क्या आपने कोशिश की? क्या आप सब ने क्वेश्चंस आंसर्स देखे कि क्या क्या है, हम उसे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो शायद आपने कोशिश की होगी। तो आज हम इसके क्वेश्चंस और आंसर्स को सॉल्व करते हैं। ये चीजें तो आपको समझ में आई गई होंगी पूरे चैप्टर, लेकिन उससे पहले कॉपी पेन पेंसिल तो जरूरी है ना। लिखना आपको, तो कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए और ये बुक आपको ओपन करनी है। इसका वो चैप्टर, इसका वो पेज जहां पर हम पहुंचे हुए हैं, वो क्वेश्चन आंसर्स को ओपन करना है। ठीक है, शुरू करें। चलो, हमारा पहला क्वेश्चन, इन अ डेमोक्रेसी व्हाई इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि एक डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्यों इंपॉर्टेंट है। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? कुछ याद करो, क्या होता है? जहां पर सभी वो लोग जो 18 साल से बड़े हैं उनको वोट डालने का अधिकार है, उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। याद आया? ठीक है। अब डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में ये क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? कोशिश करो, क्या बताया गया था कि लोकतंत्र में इसका क्या जरूरी है? क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र है वो किसके ऊपर बसा हुआ है? लोकतंत्र सभी नागरिकों को समान मानता है। तो ये हमारा आइडिया ऑफ इक्वालिटी के ऊपर आधारित है। और सभी नागरिक समान तभी हो सकते हैं जब सबको समान रूप से वोट डालने का अधिकार मिले, सबको समान रूप से सरकार चुनने का अधिकार मिले, जो हमें आइडिया ऑफ इक्वालिटी से मिला है। तो यहां पर ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमें वो अधिकार देता है कि हम सब नागरिक बराबर हैं और हम सब समान रूप से अपनी सरकार चुन सकते हैं, समान रूप से अपना वोट डाल सकते हैं, और सबके पास एक एक ही वोट है। समझा था हमने? बिल्कुल समझा था। तो उसी चीज को हमने कैसे लिखा? इन ए डेमोक्रेसी ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज इंपॉर्टेंट, कि एक डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। क्यों? एज इट इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि ये आइडिया ऑफ इक्वालिटी के ऊपर आधारित है। इट एश्योर्स दैट ऑल द एवरी एडल्ट इन अ कंट्री, और ये भी जिम्मा लेता है, इस चीज को सुनिश्चित करता है कि जितने भी एडल्ट हैं हमारे देश में, जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं हमारे देश में, हैज वन वोट, उन सबके पास एक एक वोट हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ, बिना इस पे ध्यान दिए हुए कि हिज हर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कि वो किस सोशल बैकग्राउंड से, किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, वो अमीर है, गरीब है, किस कास्ट से, किस रिलीजियस से, ये बिना देखे हुए सबको समान रूप से वोट डालने का अधिकार है और सबके पास एक एक ही वोट है। ये इसीलिए डेमोक्रेसी में जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी इक्वालिटी चाहती है, और इक्वालिटी हमें यहां से मिलती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से, जहां पर सभी लोग इक्वल होते हैं वोट डालने के लिए। ठीक है, ये चीज समझ में आई? चलो, और आपने इसको लिखा था, कुछ कोशिश की, शायद आप लिख पाएंगे, क्योंकि हमने जब चैप्टर पढ़ रहे थे तब इस चीज को बड़े अच्छे से समझने की कोशिश की थी। ठीक है, अब अगला चलते हैं। ये आर्टिकल 15 बोल रहे हैं कि इसको दोबारा पढ़िए, री रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15। किस बॉक्स को दोबारा पढ़िए? एंड स्टेट 2 वेज, और 2 वो रास्ते बताइए इन विच द आर्टिकल एड्रेसेस इनइक्वालिटी, जिसमें ये आर्टिकल 15 हमारी असमानता को एड्रेस करता है, असमानता को दूर करता है। तो क्या है 2 तरीके? पहला क्या है कि ये प्रोहिबिट करता है, ये रोकता है डिस्क्रिमिनेशन को, कि किसी भी तरह के भेदभाव को ये रोकता है। पहला तो ये हो गया। ठीक है, किस आधार पे? कि कोई भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी धर्म, किसी भी नस्ल, किसी भी जाति, किसी भी जगह पे उसका जन्म हुआ, स्त्री हो पुरुष हो, इस आधार पे कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा।
इस भेदभाव पर रोक लगाई गई है, यानी सबको समान माना गया है। तो पहला तो ये हो गया जहां पर वो इनइक्वालिटी को दूर करता है। दूसरा कि ये इजाजत देता है सभी नागरिकों को कि वो यूज कर सकें सभी पब्लिक प्लेसेस, चाहे वो दुकानें हो, चाहे वो कुएं हो, चाहे टैंक हो, चाहे पब्लिक रेस्टोरेंट हो, चाहे रोड हो, सभी नागरिक बेरोक टोक सभी सार्वजनिक जगहों को यूज कर सकें बिना किसी भेदभाव के। ये भी असमानता को दूर करता है। तो ये 2 चीजें हमें लिखनी थी यहां पर, ठीक है। तो क्या हम इसको लिख पाए? चलो देख लेते हैं हमने क्या लिखा है इसमें, ठीक है। ये चीज आप समझ पाए होंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो 2 तरीके कौन से हैं? पहला कि ये रोक लगाता है, प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के ऊपर रोक लगाता है। किस आधार पे? ऑन दी बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। इस आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, इसके ऊपर रोक लगाई जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये इजाजत देता है कि सभी लोग यूज कर सके पब्लिक प्लेसेस को, सार्वजनिक जगहों को, जैसे कुएं, टैंक, बाथिंग घाट, रोड, रेस्टोरेंट, कोई भी चीज। तो पब्लिक प्लेस सब आराम से इक्वली समान रूप से उसका यूज कर सकें बाय ऑल सिटीजन, सभी सिटीजन्स के द्वारा समान रूप से इनका यूज हो सके, और वो भी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। तो इन 2 तरीकों से हम कहेंगे कि यहां पर समानता को बनाए रखा गया है, असमानता को दूर करने की कोशिश की गई है, ठीक है। क्या आप लिख पाए थे इसको? बिल्कुल आप लिख पाए होंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, देखें उसमें क्या लिखा है। चलो कोशिश करते हैं, अगले को भी पढ़ लेते हैं। इन व्हाट वेज वाज ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ अंसारीज? कि किस तरीके से ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो अनुभव था वो अंसारी के अनुभव से समान था। कैसे? कैसे समान था? ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ भेदभाव किया गया था, अंसारी के साथ भी भेदभाव किया गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि की डिग्निटी को ठेस पहुंचाई गई थी, क्योंकि इन्हीं अनइक्वल बिहेवियर किया जाएगा, असमान व्यवहार किया जाएगा तो कहीं ना कहीं डिग्निटी को ठेस पहुंचती है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि डिग्निटी को ठेस पहुंची, चोट पहुंची, और अंसारी की डिग्निटी को भी, गौरव को भी ठेस पहुंची थी। तो यही 2 चीजें हम लिख सकते हैं यहां पे। ये 2 वो तरीके थे जिसमें समान रूप से दोनों कहीं ना किसी न किसी तरीके से प्रभावित थे। तो क्या क्या थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस वाज सिमिलर टू अंसारीज इन फॉलोइंग वेज, इन 2 तरीकों से। पहला, बोथ ऑफ देम वर ट्रीटेड अनइक्वली, कि दोनों के साथ असमान रूप से व्यवहार किया गया। दूसरा, द डिग्निटी ऑफ बोथ वर हर्ट, कि दोनों की ही डिग्निटी, दोनों के ही गौरव को चोट पहुंची। तो इस तरीके से दोनों का जो एक्सपीरियंस था, अनुभव था, वो सेम था, ठीक है। क्या हुआ था वाल्मीकि के साथ? उससे स्कूल में झाड़ू लगवाई गई थी, उसको बाकी बच्चों से अलग बैठाया जाता था। अंसारी के साथ क्या हुआ था? उनको कोई रूम किराए पे नहीं देना चाहता था, ठीक है। तो ये हमने यहां पर इसके भी सॉल्यूशन को देखने की कोशिश की। अब आगे चलते हैं, अगला भी देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ? कि सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं, इसका क्या मतलब है? ये मतलब आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स, ये जो टर्म है ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, इट मीन्स दैट एवरी पर्सन, कि हर एक व्यक्ति, कहां से? प्रेसिडेंट से लेके डोमेस्टिक वर्कर तक, सर्वेंट तक, नौकर तक, कि प्रेसिडेंट, फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, हमारे देश के राष्ट्रपति से लेके टू ए डोमेस्टिक वर्कर, घर के नौकर तक, हैज टू ओबे द सेम लॉज, उन्हें समान कानून का पालन करना पड़ता है। सब कानून के आगे बराबर है। यही था इसका मतलब, हमने बुक में भी यही पढ़ा था, बिल्कुल। तो वही लिखना था यहां पे। अब आगे भी पूछ रहा है, वाई डू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, कि एक लोकतंत्र में यह जरूरी क्यों है कि सभी लोग एक ही कानून से बंधे हुए हों, सभी लोग कानून के आगे बराबर हों, ऐसा डेमोक्रेसी में जरूरी क्यों है? क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा, जो डेमोक्रेसी है वो उसका आधार क्या है? इक्वालिटी। डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, एक मुख्य विशेषता है इक्वालिटी, कि बिना इक्वालिटी के डेमोक्रेसी मुश्किल हो जाता है। और वो इक्वालिटी हमें कहां से मिल रही है? यहां से मिल रही है। ये इक्वालिटी को बनाए रखता है,
ये जो टर्म है ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, ये कहीं ना कहीं इक्वालिटी को बनाने की कोशिश करा, और इक्वालिटी डेमोक्रेसी में जरूरी है। तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। क्यों? बिकॉज इट प्रमोट्स द एसेंस ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि ये इक्वालिटी को बढ़ावा देता है, और विच इज वन ऑफ द की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेसी। और ये जो इक्वालिटी है ये डेमोक्रेसी का एक बड़ा ही, हम कहेंगे कि की एलिमेंट है, मुख्य तत्व है, और इक्वालिटी को बढ़ावा ये टर्म देता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में। ठीक है, समझ में आई चीजें? चलो, डेमोक्रेसी बिना इक्वालिटी का चलेगी नहीं, और इक्वालिटी के लिए हमें ये कानून चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसीलिए डेमोक्रेसी में जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन बड़ा टिपिकल सा, बड़ा एक लंबा सा पैराग्राफ आपको दिया है, एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, ये एक एक्ट आया था जहां पे जो अपाहिज या फिर अपंग जो लोग हैं, उन लोगों का अधिकार सुरक्षित रखने के लिए ये एक्ट लेके आए थे, जिसमें हमने क्या बोला था कि ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, वो लोग जो अपंग हैं, जो असमर्थ हैं, हैव इक्वल राइट्स, उनके पास भी समान अधिकार हैं, वो अलग नहीं है। तो इसीलिए उनके साथ इनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जाना चाहिए, अनइक्वल नहीं करना, असमान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। एंड दैट गवर्नमेंट शुड मेक पॉसिबल देयर फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, और सरकार इसकी कोशिश करेगी कि वो समाज में अपना पूरा योगदान दे सकें। ये जो अपंग लोग हैं ये भी समाज में अपना पूरा योगदान दे सके। कब दे सकेंगे? जब हम इन्हें समर्थ बनाएंगे। और इन्हें समर्थ कैसे बनाएंगे? द गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, उन्हें फ्री एजुकेशन देगी। इंटीग्रेट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इनटू मेन स्ट्रीम स्कूल, और ये जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं, ये जो अपाहिज बच्चे हैं, इनको मेन स्ट्रीम स्कूल के साथ जोड़ेगी, ताकि वहां पर बच्चे इनको अलग ना समझें, इनको भी अपने साथ का ही कोई एक व्यक्ति समझे। This law also states that all public places including buildings, schools should be accessible and provided with ramps। और इस लॉ में यह भी लिखा गया है, चाहे कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी बिल्डिंग, चाहे वो स्कूल हो या कोई भी पब्लिक प्लेस में, चाहे रेस्टोरेंट हो, कोई भी बिल्डिंग, वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, पहुंच के लायक होनी चाहिए, ताकि वहां पर ये लोग आराम से आ जा सकें। यानी वहां पर रैंप होने चाहिए, क्योंकि जो चल नहीं सकता वो कैसे चलेगा? व्हील चेयर पे, और व्हील चेयर पे सीढ़ी से कैसे जाएंगे? तो इसीलिए वहां पर रैंप होना चाहिए, ताकि जिसके ऊपर वो जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से इनके लिए ये भी सुविधा दी गई है। ये भी हमने इसी आर्टिकल में, इसी एक्ट में बोला हुआ है। अब यहां पर एक फोटो दिया हुआ है, ये एक, हम कहेंगे एक चिल्ड्रन है विद डिसेबिलिटी, कुछ इसकी असमर्थताएं हैं, तो एक अपंग बच्चा हम कह सकते हैं। ये इसको कैसे उतारा जा रहा है? आप देखो, सिक्योरिटी गार्ड, यहां होना क्या चाहिए? रैंप होना चाहिए। लुक एट द फोटोग्राफ, किस फोटोग्राफ की तरफ देखिए, एंड थिंक अबाउट द बॉय, और इस बच्चे के बारे में सोचिए, हु इज बीइंग कैरिड डाउन द स्टेयर, जिसको सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है। इस बच्चे के बारे में एक बार सोचिए। डू यू थिंक द अबाउट लॉ इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन दिस केस? क्या आपको लग रहा है कि ये जो लॉ हमने अभी पढ़ा, ये लॉ यहां पे लागू हो रहा है? क्या लग रहा है आपको? नहीं, किसी भी तरीके से नहीं। वहां पर तो बोला है कि इनको समर्थ बनाना है कि अपने आप आ जा सकें, लेकिन यहां तो सिक्योरिटी गार्ड को ले जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे रैंप नहीं है। अगर रैंप होता तो हो सकता है ये अपने आप ही सीढ़ी से बिना मदद के नीचे आया था। तो यहां पर ये लॉ इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, यानी इस लॉ को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है यहां पे। What needs to be done to make the building more accessible for him? इस बिल्डिंग को इसके लिए और ज्यादा अच्छी एक्सेसिबल, पहुंच लायक बनाने के लिए क्या करना चाहिए? यहां पर हमें रैंप बनाना चाहिए, ताकि ये आराम से उस पर आ जा सके। रैंप बनाने की जरूरत है ना? आगे, हाउ वुड हिज बीइंग कैरिड डाउन द स्टेयर्स अफेक्ट हिज डिग्निटी एज वेल एज हिज सेफ्टी? कि उसको जो ऐसे नीचे ला रहे हैं, इससे इसकी डिग्निटी पे कैसे फर्क पड़ा और इसकी सेफ्टी पे कैसे फर्क पड़ा, सुरक्षा और गरिमा पे। सबसे पहले डिग्निटी पे कैसे फर्क पड़ा? एक तो बच्चे के दिमाग में आए कि मैं कर सकता हूं, और दूसरा बच्चा ये सोचे मैं नहीं कर सकता। तो उससे क्या हुआ?
उसका सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होता है, उसको दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है कि ये जब तक मुझे नीचे नहीं उतारेंगे मैं कैसे उतर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं डिग्निटी डाउन होती है, डिग्निटी को चोट पहुंचती है। अगर ये काम खुद कर पाता तो ये आत्मविश्वास इसमें आता, लेकिन वो आत्मविश्वास यहां है नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं इसकी डिग्निटी को, इसके गौरव को, सम्मान को ठेस पहुंची है, क्योंकि इसे दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और इस वजह से इसकी सिक्योरिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है कि हो सकता है बाई चांस किसी का हाथ छूट जाए, कोई टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, इनका बैलेंस खराब हो जाए, तो ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा? ये आदमी भी तो, ये बच्चा भी तो गिर जाएगा, और ये बच्चा गिरेगा तो इसकी सिक्योरिटी, इसकी सुरक्षा भी खतरे में आई, है ना। तो इस वजह से इसकी सुरक्षा भी खतरे में आई। तो यही सारे आंसर थे इसके जो मैंने आपको बताए, और यही चीज मैंने लिखी है, एक बार पढ़ें। सबसे पहले पूछा था कि लॉ इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो मैंने लिख दिया नो, लॉ स्टेटेड अबाउ इज नॉट बीइंग इंप्लीमेंटेड। यहां पे वो लॉ इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो डिसेबल्ड पर्सन है वो पब्लिक प्लेस को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए लॉ इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। दूसरा था कि उसको लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक रैंप बनाना चाहिए। गवर्नमेंट शुड बिल्ड अ रैंप अलोंग द स्टेयर्स ऑफ द बिल्डिंग, कि स्टेयर्स के साथ, सीढ़ियों के साथ एक रैंप भी होना चाहिए, ये भी है। और तीसरी बात क्या थी, उसकी डिग्निटी और सिक्योरिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो इट इज क्वाइट अनसेफ फॉर हिम, कि ये उसके लिए बहुत असुरक्षित है कि उसको लाया जा रहा है बाय सिक्योरिटी गार्ड्स, क्योंकि वो गिरा सकते हैं। तो सिक्योरिटी और डिग्निटी, इट ऑल्सो अफेक्ट्स हिज डिग्निटी, वो उसकी डिग्निटी को भी प्रभावित कर रहा है। क्यों? बिकॉज ही हैज टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर हिज मूवमेंट, क्योंकि उसको दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है अपने आने जाने के लिए, तो इसीलिए डिग्निटी भी हर्ट हो रही है। यही चीजें मैंने बताई थी, बिल्कुल यही बताई थी, है ना। ये चीज मैंने लिख भी दी। तो इस तरीके से आपको भी लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है बच्चे, कर पाए आप इसको? ठीक है, अब अगले सवाल को देख लेते हैं। आगे कोई सवाल है? नहीं है ना। तो आगे कोई सवाल नहीं है, लेकिन एक चीज और बची हुई है जिसको हम करेंगे। उससे पहले एक और फोटो दिया हुआ है, ठीक है, ये सुगम्य भारत अभियान में इंडिया सीज डिसेबिलिटी इन यू। डिसेबिलिटी में देखो क्या हमें दिखाई दे रहा है, एबिलिटी दिखाई दे रही है, कि ये समर्थ है करने में सब कुछ, ये सब कुछ कर सकते हैं। डिस को छोटा सा कर दिया गया था कि डिस नहीं दिखना हमें सिर्फ एबिलिटी दिखाई देनी चाहिए, क्या कर सकते हैं, ताकि उनकी डिग्निटी बनी रहे, उनकी खुद की आत्मसम्मान उनका बना रहे, जो वो कर सकते हैं उनके लिए ऐसा मतलब आसान करनी चाहिए हमें चीजें, ताकि वो चीजों को कर सकें, ठीक है। तो ये एक फोटो आपके उसमें दिया हुआ था, तो इसलिए मैंने दिखा दिया। कुछ ग्लॉसरी शब्दकोश जिसे हम कहते हैं हिंदी में, कुछ शब्द हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं, उनके अर्थ हमें पता होने चाहिए। हालांकि मैंने इनके अर्थ आपको साथ के साथ बता दिए थे, लेकिन आपकी बुक में दिए तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? अब तो आप चिल्ला चिल्ला के बता पा रहे होंगे क्या होता है, जल्दी से बताओ। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? सभी बड़े लोगों को वोट देने का जो अधिकार है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। कोई भी जो 18 साल से ऊपर का है उन सबको, ये ध्यान में ना रखते हुए कि वो किस जाति से है, किस धर्म से है, अमीर है कि गरीब है, कुछ ध्यान में नहीं रखना। अगर कोई 18 साल से ऊपर है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, वो वोट दे सकता है। और यही है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। समझ में आया? मैंने आपको बहुत डिटेल में जब पढ़ा रहा था तब मैंने आपको कराया था, अब आप समझ पाए होंगे इसको, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, डिग्निटी क्या है। डिग्निटी गौरव, गरिमा, मान, सम्मान, ये सारी चीजें डिग्निटी होती हैं, जो हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने सम्मान के बारे में हम जो सोचते हैं वो डिग्निटी है, ठीक है। अगला कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जिसको मैंने बताया था संविधान। ये एक ऐसी बुक होती है, फिर ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर जो सबसे बेसिक रूल्स हैं हमारे देश को चलाने के लिए, जो सबसे आधारभूत कानून जो हैं, जो रूल्स जो हैं, नियम जो हैं, वो सब इसके अंदर लिखे गए हैं, और बाकी सारे नियम उसी हिसाब से बनाए जाते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन था। हमारी सरकार भी इसी संविधान के हिसाब से चलती है, सरकार को भी इसे ही फॉलो करना पड़ता है, सरकार को भी संविधान का पालन करना पड़ता है, नागरिकों को भी करना पड़ता है, सबको संविधान का पालन करना पड़ता है, ठीक है। इसमें सारे नियम, कायदे कानून जो भी बेसिक होते हैं वो सारी चीजें लिखी हैं,
क्लियर है? चलो, सिविल राइट्स मूवमेंट क्या है? नागरिक अधिकार आंदोलन जो अमेरिका में हुआ था। जी बिल्कुल, ये उसी की बात हो रही है। अमेरिका में जो आंदोलन हुआ था लेट 1950s में, 1950 के दशक में। किस चीज के लिए? ताकि अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं उन्हें भी गोरों के बराबर इक्वल राइट्स मिल पाए, बराबर अधिकार मिल पाए, उसी लिए हुआ था। ठीक है, समझ पाए आप इसे? अफ्रीकन अमेरिकन ने किया था ताकि गोरों के बराबर उन्हें अधिकार मिल सकें लेट 1950s में, 1950 के दशक में। कहां हुआ था? यूएसए में, अमेरिका में। ठीक है, वो था सिविल राइट्स मूवमेंट। तो ये हमें पता होना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आपको ये चैप्टर बड़ा आसान लगा होगा और बहुत अच्छे से आप इसे कर पाए होंगे। ऐसे ही पूरे चैप्टर्स हम आसानी के साथ पढ़ेंगे। हर एक चैप्टर को बड़े डिटेल में हम पढ़ते चलेंगे, एक एक शब्द को समझते चलेंगे और इससे आपको बुक बड़ी आसान लगने लगेगी। ठीक है बच्चों, तो आज की इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। कोई आपका सुझाव है जो आप चाहते हैं कि और कुछ जानना चाहते हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आज हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और होमवर्क जरूर करते रहिए। कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश जरूर करते रहिए। आज मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया है। अगर करना चाहते हो तो अगले चैप्टर के पहले कुछ पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए। 15 मिनट का जो मैंने आपको टाइम दिया हुआ है, 15 मिनट में अगले चैप्टर की जो रीडिंग कर सकते हो कर लीजिए। हम आके नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। आज इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।